नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव हाजिर हूँ आपके साथ, जहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं एसएसटी के पेडागोजी पर। आज हमारी ये आखिरी क्लास है और हम बिछड़ नहीं रहे हैं। बाकी की क्लासेस, बाकी के टॉपिक, बाकी के जो आपकी क्लासेस हैं, बाकी के जो आपके बैचेज हैं, उनमें मेरी रेगुलर क्लासेस होती रहेगी। लेकिन हमने एक सफ़र शुरू किया था 45 दिन का, 45 डेज़ का था सीटेट का, जहाँ पे आपने सीडीपी की क्लास हमारे संजीव सर के साथ की थी, इंग्लिश की क्लास आपने क्रोनी सर के साथ की थी और इंग्लिश का पेडागोजी संजीव सर ने करवाया था। मैथ्स की क्लासेस सुमित बवेजा सर के साथ आपने ली थी। ईवीएस की क्लासेस रीना मैम के साथ आपने, ईवीएस का पेडागोजी मेरे साथ ही आपने किया था। हिंदी निखिल सर के साथ, हिंदी का पेडागोजी भी आपने निखिल सर के साथ कंप्लीट किया था। संस्कृत की भी आपकी कुछ क्लासेस हुई है, ज़्यादा नहीं हो पाई हैं हालांकि, लेकिन हमने जो सीटेट में प्राइमरी लेवल का रखा था वहाँ पे मैंने आपको क्लासेस दी थी। आपके ईवीएस के जो एसएसटी था, एसएसटी का पेडागोजी, ईवीएस का पेडागोजी, ये मैंने आपको काफ़ी हद तक करवा दिया। तो जो भी आपका एरिया था, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री भी हमने कंप्लीट कर लिया। जितना हो सका, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैटर कम समय में क्रैश कोर्स के रूप में चल सकता था, हमने बेटर करने का प्रयास किया। तो कोई बात नहीं, चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, आइएगा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है और अभी तक जो लास्ट ईयर के जो लास्ट क्वेश्चन थे, हमने जो पिछली क्लासेस में किया था, वो आपके सारे के सारे क्वेश्चन 2022 और 21 के जो सीटेट के एग्जाम थे उससे थी। आज के जो क्वेश्चन है वो जनरल क्वेश्चन है, लास्ट पिछले विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन। आप सबका स्वागत है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाँ, और ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा, हम लोग बहुत तेज़ी से क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ एक आपके लिए बात लिखी गई है, बहुत प्यार से लिखी गई है। क्या है? पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। कितनी लंबी उड़ान है, जमाना सिर्फ यही देखता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन है क्या भाई? पहला क्वेश्चन, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट कलर ले लिया। रचनावाद सीखने को किस रूप में देखते हैं? जो रचनावाद है उसमें सीखने की जो कला है, लर्निंग जो है, वो किस रूप में देखी जाती है? नो डाउट, जो सीखने की कला है आपके मानसिक क्षमता के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने तरीके से अपने दिमाग में चीज़ों को निर्मित कर पाते हैं, उन्हें क्या कर पाते हैं, उन्हें आप प्रवेश दे पाते हैं अपने माइंड में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? पिछले ज्ञान में सुधार, मानसिक निर्माण, एक दिलचस्प अभ्यास। तो दिलचस्प अभ्यास नहीं होने वाला। ज्ञान में सुधार, देखो, ज्ञान में सुधार तो तब होगा जब हमारे पास ज्ञान होगा। और 5-6 की क्लास में, 7-8 की क्लास में बच्चे के पास ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, तो सुधार वाली बात नहीं है। पहले गलत करो तब तो सही सुधारोगे, यहाँ सुधारने की बात नहीं है। दरअसल यहाँ पे निर्माण करने की बात है, बिल्ड करने की बात है। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने घर की मरम्मत करवा रहा हूँ, तो पहले घर बना तो लूँ, और जब घर बनेगा तब मरम्मत का कार्य शुरू होगा। तो वही बात है, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं के बच्चे हैं, तो अभी उनका घर बन रहा है, पहले बन जाने दीजिएगा, फिर आगे जाके वो उसमें क्या करेंगे? मरम्मत करेंगे, और जो कमियां हैं उनको क्या करेंगे? सही करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। हमारा राइस स्मार्ट का अपना व्हाट्सअप नंबर है 8282827099, हमारा व्हाट्सअप नंबर है। टेलीग्राम चैनल भी आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल हमारा राइस स्मार्ट हिंदी के नाम से, वहाँ भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको इस क्लास की सारी पीडीएफ्स भी मिल जाती हैं। खैर चलिएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सही विकल्प में लुप्त शब्द भरकर शिक्षा से संबंधित चीनी कहावत को पूरा करें। चीनी कहावत है क्या? ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिएगा। है क्या? मुझे बताओ और मैं, मुझे और मैं दिखाओ, मैं और मैं समझते हैं। मतलब इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना था। ऑप्शन आपके सामने ये वाले, इनमें से कौन सा सही होगा? थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, बाकी मैं आपको बताता हूं। मुझे बताओ और मैं भूल जाऊंगा, मिस करूंगा, भूल जाऊंगा, याद रखूंगा। तो मैं भूल जाऊंगा, तो भूल जाऊंगा अच्छा लग रहा है, चलो भूल जाऊंगा, ठीक है। मुझे बताओ और मैं भूल जाऊंगा, ठीक है, मैं भूल जाऊंगा। मुझे और मैं दिखाओ, मतलब और मैं दिखाओ, मैं समझता हूं क्या है। अगला जो यहां पे आप भरोगे ना, इस वाले में दिखाओ में याद रखूंगा, दिखाओ मैं याद रखूंगा। आप मुझे दिखाओ मैं याद रखूंगा, और क्या है? शामिल करो मैं समझता हूं। आप जब मुझे किसी चीज में शामिल करोगे तो मैं शामिल हो सकता हूं, समझदार हो सकता हूं। तो इसका जो आपका सही आंसर बन रहा है वो सी ऑप्शन बन रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स के हिसाब से। टेल मी एंड आई फॉरगेट, बताओ मुझे मैं भूल जाऊंगा। शो मी, दिखाओ मुझे, एंड आई
रिमेंबर, रिकॉल, मैं रिमेंबर करूंगा, याद रखूंगा। मी एंड आई अंडरस्टैंड, क्या है? इन्वॉल्व मी आई अंडरस्टैंड, मुझे शामिल करो, मैं आपको क्या करूंगा? मैं उस चीज को याद रखूंगा। तो इसलिए यहां पे सी ऑप्शन आपका बेटर तरीके से सही होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये चीनी कहावत है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन परियोजना कार्य की विशेषताएं नहीं होंगी? परियोजना कार्य की कौन सी विशेषताएं नहीं है? यह एक व्यक्तिपरक मूल्यांकन है, यह पाठ्यक्रम और स्कूल या बोर्ड मानकों से संबंधित है, यह अकादमिक जीवन और कार्य कौशल के बीच संबंध बनाता है, सामग्री छात्रों के लिए समर्थक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देख लीजिएगा, जो भी आपको बेटर लग रहा है। दरअसल परियोजना कार्य जो आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है वो किससे रिलेटेड होता है? वो आपका रिलेटेड होता है व्यक्तिपरक आपके मूल्यांकन से, मतलब सब्जेक्टिव असेसमेंट से रिलेटेड होता है। तो आपका यहां पे जो ऑप्शन हो जाएगा व्यक्तिपरक मूल्यांकन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान में परियोजना निर्देश की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी? सामाजिक विज्ञान में परियोजना निर्देश की कौन कौन सी व्यवस्थाएं, मतलब बातें हैं। शायद यहां पे मुख्य विशेषताएं पूछ रहा है किसकी? सामाजिक विज्ञान में परियोजना निर्देश की। छात्र स्वयं सीखते हैं, अच्छी बात है। अध्ययन करते हैं, हाँ छात्र सीखते भी हैं, अध्ययन भी करते हैं, तो दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। छात्रों को दूसरे के साथ धैर्य सहयोग विकसित करना होता है, दूसरा भी सही है। या ओके, ये उपरोक्त सभी सही है। या उनकी रचनात्मक क्षमताओं को विकसित करता है, रचनात्मक क्षमताओं को विकसित करने के लिए ही हम क्या करते हैं? सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करवाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन सही होने वाला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात आपके लिए है क्या भाई? जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। मेहनत करो, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, मेहनत कभी भी एक कुत्ते की तरह नहीं करनी चाहिए, गधे की तरह मेहनत नहीं करनी चाहिए। मेहनत करनी चाहिए समझदारी वाली, समझदारी, स्मार्टनेस के साथ मेहनत करनी चाहिए। तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 6 के संदर्भ में परियोजना पद्धति की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी निश्चित रूप से पारंपरिक निर्देश की तुलना में बेहतर है? पारंपरिक निर्देश की तुलना में बेहतर है। छात्र निर्देशों का पालन करते हैं, छात्र पुनरुत्पाद सूचना को प्राप्त करते हैं, छात्र सूचना का निर्माण, योगदान, संश्लेषण करते हैं, छात्र मास्टर पृथक कौशल पर विश्वास करते हैं। चलेगा, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, अपने आंसर करते जाइएगा, मैं आप सबके आंसर देख रहा हूं, और जिनके जितने आंसर सही होते जाएं कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाना है। तो चलिएगा, दरअसल पारंपरिक निर्देश जो होता है इससे छात्र सूचना का निर्माण करते हैं, योगदान करते हैं, संश्लेषण करते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जोर बिंदु नहीं है? कहां पे आप जोर नहीं देते जब हम पारंपरिक निर्देश की परियोजना आधारित शिक्षा के साथ तुलना करते हैं? जब हम पारंपरिक निर्देश की परियोजना आधारित शिक्षा के साथ तुलना करते हैं तो कौन सा काम है जिस पर हम जोर नहीं देते? कौन सा ऐसा काम है जिसमें हम फोकस नहीं करते? समझ का आकलन। दरअसल असेसमेंट का आउट अंडरस्टैंडिंग मतलब यह है कि हमने जो पढ़ाया बच्चे को उसमें से कितना समझ में आया, ऐसा आपको काम किया है, उस पर जोर नहीं देना है। उसे कितना समझ में, आप और अच्छा समझाओ, और बेटर समझाओ, और बेटर समझाओ, समझाते जाओ, समझाते जाओ, समझाते जाओ। आकलन में फोकस करना पड़ेगा, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना पड़ेगा, अल्पकालिक लक्ष्य, छोटे छोटे हमें लक्ष्य बनाने पड़ेंगे जिन पर हमें काम करना है। छोटा सा लक्ष्य बनाओ, उसे पूरा करो, फिर नया लक्ष्य बनाओ, उसे पूरा करो, फिर नया लक्ष्य बनाओ, और फिर उसे क्या करो? पूरा करो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना आधारित आकलन में क्षेत्र और अनुक्रम पर जोर देने वाले बिंदु का हिस्सा नहीं है? क्षेत्र और अनुक्रम पर जोर देने वाले बिंदु का लक्ष्य नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, फट से आप लोग कर देंगे। दरअसल यहां पे शब्द क्या है? नहीं। जब नहीं आ जाए तो नहीं वाले में ध्यान रखना है। या छात्र के हित का पालन करता है, बिल्कुल छात्र के हित को तो ध्यान रखना ही है। इसमें एक व्यापक अंतर विषय फोकस होता है, एक विषय पर फोकस किया जाता है। इसमें जटिल समस्याओं वाली बड़ी इकाइयां हैं। इसमें एक संकीर्ण अनुशासन आधारित फोकस है। संकीर्ण काट दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, संकीर्ण वाला ही नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना आधारित निर्देश का लाभ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना आधारित निर्देश का लाभ नहीं है? नहीं शब्द लगा है तो नहीं वाले में हमेशा आपको क्या करना है? फोकस रखना, शब्दों को फोकस रखेंगे नहीं वाले में।
क्वेश्चन का आंसर पे चलते हैं। जुड़ाव और प्रेरणा उच्च उपलब्धि की ओर ले जाती है। छात्रों को लक्ष्य, नियम और सामग्री का ज्ञान प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। परियोजना से हमें क्या होता है? नियम, सामग्री का ज्ञान होता है। जैसे हमने उसे एक प्रोजेक्ट वर्क दे दिया कि आपको क्या करना है, आपको काम करना है बागवानी के टॉपिक पर। तो अब बागवानी में वो देखेगा पानी कितनी जरूरत होती है, पानी के बारे में जानेगा, पानी एक संसाधन है, खाद के बारे में जानेगा, बीज के बारे में जानेगा, पौधों की पत्तियों के बारे में जानेगा, पौधों को किन चीज़ों की आवश्यकता है, उर्वरक, कीटनाशक के बारे में और उनसे जो उत्पादन हो रहा है उसके बारे में वो जानेगा जब उसके पास एक प्रोजेक्ट वर्क होगा। तो इससे वो सामग्री के बारे में भी जान सकता है, अन्य चीज़ों के बारे में भी वो जानकारी एकत्र करने वाला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या भाई? निम्नलिखित में से किसे एक परियोजना के रूप में नहीं माना जाएगा? कौन सा एक काम है जो प्रोजेक्ट कार्य नहीं है? प्रोजेक्ट कार्य नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? देखते हैं। अपने क्षेत्र में ऐतिहासिक इमारत का सर्वेक्षण करना बिल्कुल प्रोजेक्ट कार्य है। एक नदी पर बांध बनाना प्रोजेक्ट कार्य है। और यादें प्रोजेक्ट कार्य नहीं होता। याद आपका प्रोजेक्ट कार्य नहीं होता है। यह आपका अनुभवात्मक हो सकता है, या आपने याद कितना किया, कितनी याद दास आपकी तेज है, वो वहां पे चला जाएगा, बट प्रोजेक्ट वर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या भाई? परियोजनाओं पर काम करने के माध्यम से सीखने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है? परियोजनाओं पर काम करने के माध्यम से सीखने में कौन सा लाभ नहीं है? प्रोजेक्ट वर्क जब आप कर रहे हैं तो उसमें कौन सा लाभ आपके लिए होने वाला है, कौन सा होने वाला नहीं है? देखते हैं। उन्हें परियोजना निर्माण के लिए उच्च क्रम सोच कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है। आपको सोच विकसित करनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने आपको गार्डनिंग पर काम दिया है या किसी एक इमारत का भ्रमण करवाया है, उस पर प्रोजेक्ट वर्क की बात हो रही है, तो वहाँ पे जिन चीज़ों का प्रयोग हुआ है उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने आपसे कहा कि आप एक ग्रीटिंग बनाइएगा, आपने क्या किया, एक ग्रीटिंग बनाना शुरू कर दिया या बॉर्डर का डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया, और आपको काम दिया गया था बॉर्डर डिज़ाइनिंग और आप इमारतों के बारे में लिखने लगे। इमारतों के बारे में कहा गया था, बॉर्डर बनाने लगे, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है, उस क्रम में, उस सीक्वेंस में आपको अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है। तो ये होगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। फेक न्यूज। जब हम किसी स्रोत के नकली होने का संदेह होता है, अर्थात मनगढ़ंत हो, तो हमें निम्नलिखित में से किसकी जांच करनी चाहिए? मनगढ़ंत हो तो हमें किसकी जांच करनी चाहिए? क्या स्रोत का दस्तावेजीकरण करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है? इसका कोई मतलब नहीं है। वह सामग्री जिससे स्रोत बनाया जाता है, हाँ ये तो हो सकता है, सामग्री जिससे स्रोत हो सकता है विकिपीडिया से बनाया गया हो, तो देखेंगे थोड़ा सा। लोगों को बहकाने के लिए किसी के इस हद तक जाने का लक्ष्य का कारण क्या है? दरअसल आप न्यूज़ में देखते होंगे, अक्सर कई बार खबर आ जाती है कि उनकी डेथ हो गई, और जब आप वास्तव में जाके पता करते हैं तो पता चलता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कई बार दंगा फसाद कराने के लिए भी फेक न्यूज़ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आखिर इस न्यूज़ का उद्देश्य भी क्या है, ये हमें याद रखना होता है। चलिएगा, कोई बात नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसे साहित्य के क्षेत्र से द्वितीयक स्रोत माना जाएगा? साहित्य के क्षेत्र में द्वितीयक स्रोत किसे माना जाएगा? एक स्रोत तो होते हैं जिन्हें हम आंखों के सामने से देख रहे होते हैं, दूसरा जो हमें दूसरे एक के बदले दूसरे से हमें आके मिलते हैं। असम में बाढ़ के प्रभाव की तस्वीरें, ये वास्तविक है। ये क्या है? वास्तविक है। सीरियाई संकट पर समाचार पत्र संपादकीय, ये भी आपका वास्तविक समय पे है, आप देख रहे हो। एक नाव पर दुनिया भर की यात्रा करने वाला का खाता, ये भी आप देख रहे हो। एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा, देखो एक पुस्तक पढ़ोगे डायरेक्ट सोर्स हो जाएगा, लेकिन इसकी समीक्षा एक न्यूज़पेपर में लिखी गई है और आप उस न्यूज़पेपर से इसके बारे में जान रहे हो, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, सेकेंड हो गया, ये आपका डी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उन सभी लोगों के लिए करो मेहनत जो आपको फेल होता हुआ देखना चाहते हैं। मेहनत उनके लिए करो जो आपको फेल होता हुआ देखना चाहते हैं। थोड़ी सी निगेटिव है, लेकिन थोड़ी सी देर सोचोगे ना तो इसमें जितनी ऊर्जा है ना सकारात्मक, उतनी और कहीं होने वाली नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब एक बाज सबसे दमदार पक्षी है, सारे पक्षियों से डरते हैं, कौवा हिम्मत करता है, वो उसके पंख के ऊपर जाके बैठ जाता है, केवल कौवे के पास इतनी हिम्मत है।
तो बाज कुछ नहीं करता। बाज क्या करता है, अपनी उड़ान को और ऊपर और ऊपर और ऊपर करता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो कौवा खुद ही उसे छोड़ के नीचे गिर जाता है। तो अगर आपकी खिंचाई हो रही है तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपनी उड़ान को, अपनी मेहनत को इतना तेज कर दो कि आपके जो पीछे आपकी जो बुराई कर रहे हैं वो आपकी बड़ाई करने पर मजबूर हो जाएं। दरअसल यही है जीवन का लक्ष्य, यही है सफलता का पहला और आखिरी पड़ाव। कोई बात नहीं, देखते हैं यदि किसी ऐतिहासिक घटना के लिए दो प्राथमिक स्रोत हैं जो कि कई पहलुओं से भिन्न है, तो क्या सही है और क्या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए कौन सा प्रश्न पूछा जाना चाहिए। हमें जानना है कि किसी भी घटना के बारे में दो न्यूज मिली है और उनमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। देखते हैं पहले कौन सा स्रोत लिखा गया, कोई मतलब नहीं है। दो खातों में अंतर के कारण क्या है, हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि अगर दोनों इंफॉर्मेशन है तो दोनों में अंतर का रीजन क्या है, कौन सा कारण है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा। व्हाट आर द रीजन फॉर द डिफरेंस इन टू अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 15, जय हो कृष्ण भगवान की। चित्रों या तस्वीरों को आमतौर पर प्राथमिक स्रोत क्यों माना जाता है। देखो इस फोटो से हमें पता चलता है कि पहले मटके रहे होंगे, पहले लोग दही मटके में रखते रहे होंगे, जानकारी मिल गई। पहले पर्दे का प्रयोग होता रहा होगा, पहले कपड़े का प्रयोग थोड़े थोड़े अंगों में होता था, सोने का प्रयोग होता था, चांदी का प्रयोग होता था और मोर पंख का प्रयोग होता था। तस्वीर इससे हमें देखने में क्या हो गया, हमें जानकारी मिल गई। तो चीज़ें हमें क्या होती हैं, इंफॉर्मेशन हमें तस्वीरों के माध्यम से भी मिल जाती है। वे अतीत की घटनाओं को चित्रित करते हैं जैसे वे वास्तव में हुए थे और लोग उस समय कैसे थे। कृष्ण भगवान के बारे में पता चल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, संग्रहण के उदाहरण में मौसम उपकरणों का उपयोग करके मौसम की जानकारी का संग्रहण, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक डेटा, तृतीयक, माध्यमिक डेटा, कौन सा डेटा होगा, कौन सा डेटा होने वाला है, प्राथमिक स्रोत होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17, मानचित्र पर किसी स्थान की खोज किससे संबंधित है, आपके कौशल से संबंधित है कि आप कितना दिमाग लगा पाते हो उस चीज को ढूंढने में। पहले आपसे यहाँ की लोकेशन पूछी गई, फिर आपसे यहाँ की लोकेशन पूछी गई, फिर आपसे यहाँ की लोकेशन पूछी गई, तो जब ऐसी लोकेशन आएगी तो उसको आप कितना सही ढंग से याद कर पाते हो, ढूंढ पाते हो, वहां पे आपको पता चल जाएगा। 17 का डी सही है। 18 चलते हैं। 8वीं कक्षा के छात्रों को मानव संसाधन पढ़ाते समय आप किस मुख्य संदेश को बढ़ावा देना चाहते हैं। 8वीं कक्षा के छात्रों को मानव संसाधन पढ़ाना है, उसके लिए आपका मुख्य संदेश किसके प्रति होने वाला है। तो देखेंगे, एक संसाधन के रूप में लोगों का महत्व, भौतिक संसाधनों का महत्व, मानव द्वारा संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या का वितरण। क्या होने वाला है, एक संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19, पाई आरेख। देखो पाई चार्ट होता है ना, ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं पाई चार्ट, किसके लिए उपयोगी है। एक ऐतिहासिक अवधि की विशेषता के लिए नहीं, एक पैटर्न दिखा रहा है, थोड़ा सा तो सही है। अलग अलग राशियों की तुलना करने के लिए सही बात है। पूरे संबंध में एक विशेष राशि नहीं, अलग अलग। जैसे मान लीजिएगा कि हमने एक खर्च बनाना है कि हमने टीवी में कितना खर्च किया, हमने मोबाइल फोन में कितना खर्च किया, हमने रिचार्ज में कितना खर्च किया, तो ये हमारा पाई चार्ट बन जाता है। चलते हैं आज के भाई आखिरी क्वेश्चन पर। आखिरी क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के लिए योगात्मक मूल्यांकन अनुपयुक्त है। किसके लिए योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है, आपका अनुपयुक्त होता है, काम का नहीं होता है। तो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया की प्रगति की निगरानी करने के लिए योगात्मक मूल्यांकन अनुपयुक्त होता है। तो देखिएगा, यहां तक हमारे क्वेश्चन थे जो हमें करने थे, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा ये सेशन, हमारा ये पूरा का पूरा बैच। आई होप कि अंतिम क्लास को भी आप लोगों ने पहले की तरह ही पसंद किया होगा। और थोड़ी ही देर के बाद सभी लोगों को मैरी क्रिसमस, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद आपका 25 दिसंबर लागू हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। हमें दीजिएगा आज्ञा। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड गुड लक। विश यू वेरी वेरी गुड लक।